क्लास 11 में जितने भी बच्चे हैं जिनका फाइनल टर्म का फिजिक्स का एग्जाम होने वाला है उन सभी बच्चों के लिए वीडियो लेने वाली है। इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जो आपके पेपर में आ रखे हैं क्लास 11 के पेपर में। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और एक बार मैं आपको ये बता देता हूँ, आपको ये पीवाईक्यूज करने हैं और इसके साथ साथ जो भी आपकी एनसीईआरटी की बुक है ना, उसके आपके एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज उन सभी क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है। इसके बाद जो है आपका कोई भी न्यूमेरिकल सेक्शन नहीं बचेगा और इसके साथ साथ मैं आपकी डेरिवेशन भी यहाँ पर कवर करा दूंगा। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें आपको अपने आप से करनी होगी और कुछ क्वेश्चंस बहुत सारे यहाँ पर जो पीवाईक्यूज है ना वो यहाँ पर मैं आपको कवर करा दूंगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके जो है पेपर में अच्छे मार्क्स आएंगे आपके फाइनल टर्म में। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको बोला गया है कि टी डिपेंड्स अपॉन पी रो एंड ई। तो इसका मतलब यहाँ पर यह है कि जो आपका यहाँ पर टाइम पीरियड है ना वो डिपेंड करता है प्रेशर, और यहाँ पर है रो से आपका डेंसिटी और ई से हो गया आपका एनर्जी। देन फाइंड द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ कैपिटल टी, बोले तो टाइम पीरियड, इन टर्म्स ऑफ पी रो एंड ई। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको बोला गया कि ये जो टी है इन सब पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर हमने मान लिया टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी की पावर एक्स, रो की पावर वाई एंड ई की पावर जेड। अब यहाँ पर से पी की जो डायमेंशन है, इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का आपका डायमेंशन क्या हो गया, एम एल टी की पावर -2 अपॉन एरिया, तो एल स्क्वायर। अब यहाँ पर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया आपका एम एल की पावर -1 और टी की पावर -2 और इसकी पावर कितनी है, यहाँ पर है इसकी पावर एक्स। ठीक है, ऐसे आपका रो है, रो को हम डेंसिटी कहते हैं, तो डेंसिटी की पावर है यहाँ पर कितनी, वाई। तो डेंसिटी हो जाएगा आपका क्या, एम एल की पावर -3, ये होता है आपका मास बाय वॉल्यूम। तो यहाँ पर मास को आप एम से रिप्रेजेंट करते हैं और वॉल्यूम को लेंथ से, तो लेंथ का क्यूब, और वो आपका डिनोमिनेटर में होता है और यहाँ पर पावर -3 हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी पावर है यहाँ पर वाई, तो एम एल की पावर -3 और इस पूरे की पावर कितनी है, वाई। अब यहाँ पर है आपका ई से हो गया आपका क्या, एनर्जी। एनर्जी का आपको डायमेंशन फॉर्मूला याद होना चाहिए, एम एल टी की पावर -2 और यहाँ पर एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 और इसकी पावर है जेड। ठीक है, तो इस प्रकार से अब यहाँ पर ना हम क्या करेंगे, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे और यहाँ पर लगेगा एक आपका कांस्टेंट पी की पावर एक्स, रो की पावर वाई और ई की पावर जेड। तो डायमेंशन लिख लेते हैं इन सबकी। ये आपका टी का डायमेंशन हो गया कैपिटल टी और के का कोई डायमेंशन नहीं होगा, और यहाँ पर पी की पावर एक्स, इसका हो गया आपका एम एल की पावर -1 टी की पावर -2 और इस पूरे की पावर एक्स, और रो की पावर वाई है, तो एम एल की पावर -3 एम एल की पावर -3 इस पूरे की पावर वाई और इसके बाद ई की पावर जेड है, तो एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 और इस पूरे की पावर कितनी है, जेड। अब यहाँ पर सभी को सॉल्व कर लेते हैं और कंपेयर कर देंगे। यहाँ पर एम की पावर एक्स, एम की पावर वाई और एम की पावर जेड, तो ये सारी की सारी पावर आपस में ऐड हो जाएंगी। और यहाँ पर एल की पावर -1 और ये हो जाएगा आपका -x, तो एल की पावर -x, एल की पावर -3y और एल की पावर 2z, तो एल की पावर -x और ये हो गया आपका -3y और यहाँ पर से L2z, एल की पावर 2z। तो सारी सारी पावर यहाँ पर जो है ना ऐड हो जाएंगी, क्योंकि आपका मल्टीप्लिकेशन में टर्म है, मल्टीप्लिकेशन में पावर क्या होती है, ऐड। अब यहाँ पर t की पावर -2x और t की पावर यहाँ पर 0 है और यहाँ पर t की पावर -2z, तो t की पावर -2x और माइनस में 2z। अब सभी को कंपेयर कर देते हैं। यहाँ पर m का कोई भी टर्म नहीं है, तो m की पावर 0 इज इक्वल टू m की पावर x प्लस वाई प्लस जेड। तो बोले तो x प्लस वाई प्लस जेड कितना आ गया, 0 के बराबर। ये होगी आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड l की पावर यहाँ पर क्या होगी, ये होगी आपकी 0। तो l की पावर 0 बराबर l की पावर -x -3y प्लस 2z, तो यहाँ पर 0 के बराबर है, तो l की पावर ये जो है कंपेयर हो जाएंगी और यहाँ पर हो जाएगा आपका x प्लस 3y माइनस 2z, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया बराबर 0, इक्वेशन नंबर सेकंड। और यहाँ पर हो जाएगा आपका -2x माइनस 2z और यहाँ पर क्या होगा, t की पावर 1, तो इक्वल टू में 1। ठीक है, अब यहाँ पर फटाफट से इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर से जो है x प्लस जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 कॉमन लेके नीचे भेज देते हैं, ये आ गया आपका -1/2। और यहाँ पर x प्लस जेड की वैल्यू मिल गई है, तो इसको ना हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देते हैं। x प्लस जेड प्लस वाई बराबर 0 है और यहाँ पर x प्लस जेड बराबर -y हो जाएगा
और यहाँ पर से इसकी वैल्यू कितनी है -1/2 बराबर -y, और y की वैल्यू मिल गई 1/2। y की वैल्यू मिल गई, इसको हम कहाँ पुट कर सकते हैं, इसको हम पुट कर देते हैं यहाँ पर इस वाली इक्वेशन में। तो ये हो गया आपका कितना x प्लस में 3/2, क्योंकि y की वैल्यू कितनी है 1/2, -2z बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पर से x - 2z बराबर कितना हो गया -3/2, और इस वाली इक्वेशन से हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं x प्लस z बराबर -1/2। अब माइनस माइनस प्लस ये कट जाएगा, और ये आ गया आपका कितना -3z, और ये हो गया आपका -3/2, और ये प्लस में 1/2, तो ये कितना हो गया -2/2, तो बोले तो -1। ठीक है, तो -1, z की वैल्यू मिल गई 1/3। ठीक है, अब यहाँ पर से z मिल गया, अब हमें यहाँ पर y मिल गया, x चाहिए, तो x बराबर -1/2 -z। ठीक है, x की वैल्यू मिल जाएगी -1/2, z कितना है 1/3 -1/3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो गया आपका -5/6। ठीक है, तो यहाँ पर से t हमारा किसके बराबर था, k टाइम्स ऑफ p की पावर x, रो की पावर y एंड e की पावर z। तो यहाँ पर से सारी की सारी वैल्यूज को पुट कर देते हैं। k प्रेशर की पावर x है, तो p की पावर ये हो गया आपका x -5/6, रो की पावर कितनी है y, तो y की पावर y कितना है 1/2, e की पावर z है, z बोले तो 1/3। तो ये हो गया आपका आंसर। k की वैल्यू आपको नहीं पता, आप ऐसे ही छोड़ दो और यहां पर लिख दो वेयर k इज एनी कांस्टेंट, और कांस्टेंट की कभी भी आपकी डायमेंशन नहीं होती। ठीक है, और अगले क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया कि आपको ना यहाँ पर ये बताना है कि जो आपका स्टील है ना वो मोर इलास्टिक देन रबर क्यों होता है। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा क्वेश्चन है। यंग्स मॉडुलस का आपका फॉर्मूला होता है FL/A डेल्टा L। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर स्टील का केस लूँ, स्टील का, तो यहाँ पर ना मैं यंग्स मॉडुलस के लिए YS लिख देता हूँ, और यहाँ पर हो गया आपका कितना डेल्टा LS। ठीक है, तो इनमें जो इलांगेशन होगी वो डेल्टा LS के बराबर होगी स्टील में। ठीक है, और दूसरी तरफ मैं ले लेता हूँ यहाँ पर यंग्स मॉडुलस ऑफ रबर इज इक्वल टू FL/A डेल्टा LR। ठीक है, अब सभी लोगों ने रबर और स्टील तो देखा ही होगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि जो आपका यहाँ पर डेल्टा L है इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। ये होता है आपका इलांगेशन, ELONGATION, इलांगेशन। ठीक है, मतलब किसी भी वायर में या किसी भी सब्सटेंस में कितना इलांगेशन आया, कितना वो ओरिजिनल लेंथ से ना वो डिस्प्लेस हो गई, वो होता है आपका इलांगेशन। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बताया था थोड़ा सा, ये आपका मान लो ये आपका रूफ है, दीवार है, या कोई भी आपकी ऐसी चीज जो इस सब्सटेंस को होल्ड कर सकती है। तो ये हो गया हमारा क्या, इसको मान लिया मैंने रबर। जब मैंने इसमें यहाँ पर कोई सा भी वेट लगाया, मान लो यहाँ पर ये आपका M मास का एक आपका ऑब्जेक्ट था, जिसको यहाँ पर लगाने के बाद इसमें जो है ना कुछ इलांगेशन हो गई। ठीक है, इसकी इलांगेशन मान ली हमने कितना डेल्टा LR। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ हमारे पास दूसरा ऑब्जेक्ट था जिसका नाम क्या था स्टील, और जब हमने इसमें कोई सा वेट यहाँ पर लगाया M मास का, तो यहाँ पर आपका यहाँ पर स्मॉल g एक्ट करेगा, और यहाँ पर जो आपका इसका इलांगेशन होगा वो होगा डेल्टा LS। ठीक है, अब आप मुझे बताना कि डेल्टा LS या डेल्टा LR इन दोनों में से किस में ज़्यादा इलांगेशन होगी, रबड़ में ज़्यादा होगी या स्टील में ज़्यादा होगी। तो आपसे का जवाब होगा कि रबड़ में इलांगेशन ज़्यादा होगी। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ जब आपका रबड़ में डेल्टा L बड़ा होगा, तो यहाँ पर ना जो आपका यंग्स मॉडुलस है ये किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये है आपका डेल्टा L के। ठीक है, जब आपका डेल्टा L बढ़ेगा तो यंग्स मॉडुलस कम होगा। तो यहाँ पर से आपको पता लग गया, अगर यहाँ पर रबड़ के केस में ये बढ़ रहा है तो रबड़ के केस में तो ये कम होगा ये आपका यंग्स मॉडुलस। तो यहाँ पर हमें पता लग गया कि जो आपका यहाँ पर यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील इज ग्रेटर देन यंग्स मॉडुलस ऑफ R बोले तो रबड़। तो यहाँ पर से ये हो गया आपका रीजन कि जब कभी भी आपका इलांगेशन होगा ना, तो यहाँ पर ना डेल्टा L ऑफ स्टील यानी कि
इलोंगेशन इन स्टील इज लेस देन इलोंगेशन इन रबर, तो यहाँ पर से यंग्स मॉडुलस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एल। तो यहाँ पर से जब कभी भी आपका ये बढ़ेगा, इलोंगेशन बढ़ेगा, तो यहाँ पर से यंग्स मॉडुलस क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर से यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील इज ग्रेटर देन यंग्स मॉडुलस ऑफ रबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो आपका थर्ड क्वेश्चन है ना, बहुत ही बार पूछ लिया गया आपके पेपर में, तो ये ज़्यादातर 5 मार्क्स या 3 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर आपको बोला गया ना कि आपके पास 2 वायर्स हैं, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन रहेगा। एक है आपका कॉपर वायर जो जिसको ऊपर लगाया गया, और इसके नीचे लगा दिया गया आपका स्टील वायर। ये हो गया आपका कॉपर वायर, ये हो गया आपका स्टील वायर। ठीक है, अब इसके नीचे क्या अप्लाई कर दिया गया, इसके नीचे अप्लाई कर दिया गया एक वेट। ठीक है, जिसका मास आपको दे रखा है m, मास बराबर मान लेते हैं m, और यहाँ पर जो है आपकी ग्रेविटी भी एक्ट करेगी, तो स्मॉल g भी एक्ट करेगा। और इसके बाद अब मैं आपको बताया तो कॉपर की जो लेंथ है वो है आपके 2.2 मीटर, एंड यहाँ पर लेंथ ऑफ स्टील इज 1.6 मीटर। और यहाँ पर ये भी है आपको कि जो रेडियस है ना दोनों वायर का वो सेम है, क्योंकि दोनों की दोनों किससे जुड़ी हुई है, एंड टू एंड से जुड़ी हुई है, तो दोनों की रेडियस सेम होगी। और यहाँ पर से 3/2 mm, तो mm को मीटर से चेंज कर लेते हैं, ये हो गया आपका 3/2 10⁻³ मीटर। अब यहाँ पर से आपको क्या बोला गया कि आपको ना इनमें जो भी इलोंगेशन होगी उन दोनों का ही आपस में सम दे रखा है। यानी कि कॉपर वायर में मान लो इलोंगेशन हुई 5 मीटर 0.5 मीटर की, ठीक है, और यहाँ पर हुआ 0.2 मीटर का, तो दोनों का जो सम दे रखा है ना 0.7 मीटर इलोंगेशन हुई, आपको ये बता रखा है। तो डेल्टा एल ऑफ सी प्लस डेल्टा एल ऑफ एस इज इक्वल टू है आपका 0.7 mm। ठीक है, तो मतलब जितना भी इलोंगेशन हुआ किसमें, कॉपर वायर में, और जितना भी इलोंगेशन हुआ स्टील वायर में, दोनों का सम कितना है, वो है आपका 0.7 mm। तो यहाँ पर से दोबारा से हमारा क्या काम रहेगा कि इसको हम मीटर में चेंज करेंगे, क्योंकि सारी चीज़ें किसमें चल रही हैं, मीटर में चल रही हैं। 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिया। और मैं आपको ये बताया था कि जो आपका यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील है वो है आपका 2 × 10⁻11। ये आपको गिवन रहेगा, क्वेश्चन में गिवन रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर 1.1 × 10⁻11। ठीक है, अब यहाँ पर से आपको क्या फाइंड करना है कि ना यहाँ पर कितनी फोर्स एक्ट कर रही है, दोनों में फोर्स फाइंड करनी है आपको यहाँ पर। ठीक है, तो फोर्स तो दोनों पे एक ही एक्ट करेगी, क्योंकि यहाँ पर जो भी आपका यहाँ पर m मास का है, m मास का ऑब्जेक्ट है, वो तो दोनों पे सेम ही एक्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर से हमें फोर्स फाइंड करनी है। तो यहाँ पर यंग्स मॉडुलस का आपका फॉर्मूला क्या होता है, F/A डेल्टा एल, नीचे डेल्टा एल आएगा और ऊपर एल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर से अगर मैं यहाँ पर डेल्टा एल की वैल्यू निकालूँ तो डेल्टा एल किसके बराबर आएगा, FL/A वाई के बराबर, बोले तो यंग्स मॉडुलस के बराबर। अब यहाँ पर से इसको हम यहाँ पे पुट करते हैं इन सभी की वैल्यू निकालने के लिए। तो डेल्टा एल सी, तो डेल्टा एल सी के लिए क्या आ जाएगा, फोर्स तो सबके लिए सेम रहेगा और एरिया भी सबका सेम होगा, क्योंकि वायर का जो रेडियस है दोनों का बराबर है, तो इसका जो भी एरिया आएगा πr² के बराबर आएगा। तो वो तो इस कॉपर वाले के लिए भी बराबर रहेगा और स्टील वाले के लिए बराबर रहेगा। तो यहाँ पर से F/A y × L। ठीक है, तो यहाँ पर लेंथ जो दोनों के लिए डिफरेंट रहेगी, ये मान लिया हमने C और ये भी मान लिया हमने C। ठीक है, प्लस में FL/A y s बराबर 0.7 × 10⁻³ तो फोर्स यहाँ पर सेम रहेगी, एरिया सेम रहेगा दोनों का। क्यों सेम रहेगा, क्योंकि फोर्स दोनों पे कैसे एक्ट करिए, सेम एक्ट करिए, क्योंकि सेम मास का ऑब्जेक्ट हैंग कर रखा है। और यहाँ पर एरिया भी दोनों का सेम होगा, क्योंकि दोनों की रेडियस बराबर है। रेडियस बराबर है तो एरिया भी तो सेम ही होगा, क्योंकि ये तो एरिया जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है r² के, रेडियस के स्क्वायर पे। जब यही दोनों का सेम है तो एरिया भी तो सेम होगा। तो यहाँ पर से हम F/A दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो गया आपका कितना, LC/YC प्लस LS/YS बराबर 0.7 × 10⁻³ अब फटाफट से सारी की सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं।
एफ बट्टे ए, लेंथ ऑफ कॉपर वायर इज 2.2 मीटर, और यहाँ पर यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर वायर 1.1 इंटू 10⁻11, और प्लस में हो गया लेंथ ऑफ स्टील 1.6 डिवाइड बाय यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील वायर 2 इंटू 10⁻11। ये सारा सारा आपको ऊपर गिवन है। आप अगर मेरे साथ साथ इन सभी चीज़ों को सॉल्व करना है तो फिर बहुत ही अच्छा रहेगा। तो 0.7 इंटू 10⁻−3। अब ये से कट गया कितनी बार में, 2 बार में, और यहाँ पर से ये से कट गया 0.8 बार में। ठीक है, एफ बट्टे ए, ये हो गया आपका 2 इंटू 10⁻−11, और ये हो गया आपका 0.8 इंटू 10⁻−11 बराबर 0.7 इंटू 10⁻−3। अब यहाँ पर से हम 10⁻−11 को बाहर निकाल लें। एफ बाय 10⁻−11, ये हो गया आपका 2 प्लस 0.8 बराबर 0.7 इंटू 10⁻−3। अब यहाँ पर से ये आपका कितना आ गया, ये हो गया आपका 2.8। तो एफ बाय ए इंटू 2.8 इंटू 10⁻−11 बराबर 0.7 इंटू 10⁻−3। अब एफ बाय ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो गया आपका 7/28, 1 पॉइंट से 1 पॉइंट चला गया, और ये हो गया आपका, ये नीचे जाएगा और वो ऊपर रहेगा। तो ये हो गया आपका 10⁻−3, और इसको नीचे ले आता है 10⁻11। 10⁻11 को ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻11 और -3, तो ये आपका कितना हो गया, ये हो गया आपका 8। ठीक है, तो 10⁻8, तो ये आ गया आपका 1/4 इंटू 10⁻8, और यहाँ पर एफ इज इक्वल टू, ये हो गया आपका 22/7। एरिया हो गया आपका कितना, 22/7 पाई आर स्क्वायर होता है आपका एरिया बराबर पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पर एरिया इज इक्वल टू पाई की वैल्यू 22/7, और रेडियस कितना है, रेडियस है आपका 3/2 इंटू 10⁻−3, और इस पूरे का क्या, होल स्क्वायर। तो 22/7, 3 का स्क्वायर होता है 9, और 2 का स्क्वायर होता है 4 इंटू 10⁻−6, और इंटू में ये वाली क्वांटिटी 1/4 इंटू 10⁻8। अब जो है बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो गया। अब फोर्स बराबर कितना हो गया, ये हो गया आपका 28। सबसे पहले इसको काट लेते हैं, ये हो गया आपका 1 डिवाइड बाय 2, तो ये हो गया आपका कितना 14, और ये हो गया आपका 99/14। अब 10⁻−6 10⁻8, ये हो गया आपका 100 इंटू में 1/4, तो ये गया कितना बचा 25, 99 इंटू में 25/14। इसको जब आप सॉल्व कर लोगे ना तो फिर ये आ जाएगा आपका अप्रॉक्स में 180 न्यूटन, 180 न्यूटन के बराबर। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन था, बस कैलकुलेशन थोड़ी सी आपको देख के करनी होगी। बाकी क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल था कि आपके पास 2 वायर्स थे, दोनों को यहाँ पर इंटरमिक्स कर दिया गया था एक दूसरे के साथ, और यहाँ पर इन दोनों को क्या कर दिया गया था, इन दोनों को इसकी लेंथ के साथ यहाँ पर अटैच कर दिया गया था एंड टू एंड, और यहाँ पर इसकी लेंथ दी गई थी आपको कॉपर वायर की जो थी आपके 2.2 मीटर, एंड यहाँ पर स्टील वायर की आपकी लेंथ थी 1.6 मीटर, एंड ये है आपका कॉपर वायर और ये आपका स्टील वायर, दोनों पे सेम ऑब्जेक्ट लगाया गया जिसका मास है यहाँ पर m, और यहाँ पर ना आपको क्या फाइंड करना है, यहाँ पर आपको फोर्स फाइंड करनी है। तो यहाँ पर रेडियस दोनों की गिवन है, क्योंकि दोनों के दोनों एंड टू एंड से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर दोनों की रेडियस सेम होगी 3/2 इंटू 10⁻³ मीटर, और mm से मीटर से जाने की यूनिट जो है 10⁻³ है। आप 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर मीटर में आ जाएंगे, mm से मीटर में। अब दोनों का इलोंगेशन का जो सम है वो है 0.7 mm, तो यहाँ पर से हमने कैलकुलेशन करके यहाँ पर इसका आंसर निकाल लिया 180 न्यूटन के बराबर। यहाँ पर आपको बोला गया ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, बहुत ही ज़्यादा सिंपल डेरिवेशन है इसकी, मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ। यहाँ पर जो है ना एक आपकी L लेंथ की एक आपकी वायर है, तो यहाँ पर से इसमें इलोंगेशन मान ली मैंने यहाँ पर डेल्टा L की होगी। ठीक है, और यहाँ पर जो है ये आपका यहाँ पर लग गया एक ऑब्जेक्ट जिसका मास है यहाँ पर m, और इस पर जो है फोर्स एक्ट करी है F की। ठीक है, तो यहाँ पर से सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर ना वर्क डन बाय द एवरेज फोर्स इन इंक्रीजिंग
द लेंथ बाय डेल्टा एल। ठीक है, तो यहां पर से सबसे पहले वर्क डन होता है आपका एफ एस कॉस थीटा, और यहाँ पर जो आपका थीटा होगा ना वो 0 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है दोनों के दोनों एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, तो यहाँ पर से जो आपका यहाँ पर फोर्स होगा वो एवरेज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख भी दिया है वर्क डन बाय द एवरेज फोर्स इन इंक्रीजिंग द लेंथ बाय डेल्टा एल। ठीक है, तो यहाँ पर W बराबर, यहाँ पर जो एवरेज फोर्स हो जाएगा, इनिशियल इस पे कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रहा था तो फिर इनिशियल जो फोर्स है वो 0 हो जाएगा, और फाइनल जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो हो गया आपका F। ठीक है, और यहाँ पर से डिवाइड बाय 2, क्योंकि हम एवरेज निकाल रहे हैं, एवरेज आपका ऐसे निकलता है इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू डिवाइड बाय 2, एंड यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका कितना डेल्टा एल और कॉस 0, तो यहाँ पर वर्क डन कितना आ गया F/2 इंटू डेल्टा एल। अब यहाँ पर जो आपका वर्क डन होता है ना वही आपका पोटेंशियल एनर्जी होता है। ठीक है, तो वर्क डन बराबर पोटेंशियल एनर्जी और इनटू में 1/2 F इंटू डेल्टा एल। अब यहाँ पर आपका स्ट्रेस का एक फॉर्मूला होता है, ये जो है आपका रफ काम है। स्ट्रेस का आपका फॉर्मूला क्या होता है F/A, और स्ट्रेन का आपका फॉर्मूला क्या होता है स्ट्रेन, ये होता है आपका डेल्टा L/L। अब यहाँ पर जो है स्ट्रेस, अगर मेरे को यहाँ पर स्ट्रेस वाला टर्म चाहिए तो फिर यहाँ पर मेरे को A से मल्टीप्लाई करना होगा डिनोमिनेटर में, और मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर A से, और यहाँ पर स्ट्रेन चाहिए तो L से डिवाइड, L से मल्टीप्लाई। और यहाँ पर से ये हो गया आपका वर्क डन बराबर, या बोले तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर 1/2, ये हो गया आपका स्ट्रेस, और ये हो गया आपका स्ट्रेन, और ये हो गया आपका क्या वॉल्यूम। तो यहाँ पर से पोटेंशियल एनर्जी हो गया आपका 1/2 स्ट्रेस इनटू में स्ट्रेन इनटू में वॉल्यूम। अगर यहाँ पर से बोल देता कि आपको एनर्जी डेंसिटी बतानी है, तो एनर्जी डेंसिटी आपका क्या होता है, आपका एनर्जी डेंसिटी होता है पोटेंशियल एनर्जी अपॉन में वॉल्यूम, और वॉल्यूम को अगर मैं नीचे ले आता हूँ 1/2 स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, तो ये होता है आपका क्या एनर्जी डेंसिटी। और इसकी अगर यूनिट की बात करें एनर्जी डेंसिटी की, तो इसकी यूनिट होती है आपकी, एनर्जी डेंसिटी की यूनिट होती है आपकी जूल पर मीटर क्यूब, और यहाँ पर इसको जो है स्मॉल यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये हो गया आपका 1/2 स्ट्रेस इनटू में स्ट्रेन। तो ये हो गया आपका यहाँ पर क्या एनर्जी डेंसिटी, और पोटेंशियल एनर्जी हो गया आपका ये। ठीक है, तो दोनों ही फॉर्मूले बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों के दोनों आप याद कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर आपको बोला गया ना, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, इसी पे न्यूमेरिकल लिया मैंने, कैलकुलेट एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ स्टील वायर when its length increases by 0.01% of its initial length। अब यहाँ पर हमने मान लिया कि जो इसकी इनिशियल लेंथ थी वो मान लिया हमने कैपिटल एल, और जब ये इंक्रीज हुई, इंक्रीज इन लेंथ, तो इसकी जो इंक्रीज इन लेंथ थी बोले तो इलोंगेशन, ये हो गया आपका 0.01 डिवाइड बाय 100 इनटू में एल। ठीक है, तो ओवरऑल ये हो गया आपका एल बटे 2 जीरो नीचे आए तो 10,000। तो डेल्टा एल को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ एल इंटू 10⁻⁻4 इतने मीटर जो है आपका एलोंगेशन हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या बोला गया है, आपको यहाँ पर एनर्जी डेंसिटी फाइंड करनी है एक स्टील वायर की व्हेन इट्स लेंथ इंक्रीजेज बाय 0.01% ऑफ इनिशियल लेंथ। ठीक है, तो इनिशियल लेंथ के ये 0.01% जो है ना,
यहाँ पर इंक्रीज हो गई है, तो 0.01% इतना होता है। और इसमें जब हमने डेल्टा एल निकाला तो ये आपका आ गया एल इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर। तो यहाँ पर से ये हो गया आपका इलोंगेशन। अब यहाँ पर आपको यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील भी गिवन है, जो कि आपका 2 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर की पावर -2। ठीक है, तो ये हो गया आपका इलोंगेशन यंग्स मॉडुलस। तो अब यहाँ पर से जो मैंने आपको एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला बताया था, क्या था, 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। तो U बराबर स्ट्रेस की वैल्यू कितनी होती है, स्ट्रेस का आपका फॉर्मूला होता है F/A, ये होता है आपका स्ट्रेस। और यहाँ पर स्ट्रेन का आपका क्या फॉर्मूला होता है, डेल्टा L/L। तो यहाँ पर से अगर मैं आपको यंग्स मॉडुलस की वैल्यू पूछूं तो वो होता है आपका स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो यंग्स मॉडुलस होता है आपका F/A डेल्टा L/L। ठीक है, तो ये होता है आपका यंग्स मॉडुलस। तो बोले तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है आपका यंग्स मॉडुलस। तो हमें अगर यहाँ पर यंग्स मॉडुलस वाला टर्म चाहिए तो यहाँ पर क्या करना होगा, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, और यहाँ पर स्ट्रेन का होल स्क्वायर। एक स्ट्रेन को हमने नीचे डिवाइड कर दिया, एक को मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर ये आपका क्या बन जाएगा, ये पूरा बन गया आपका यंग्स मॉडुलस Y। ठीक है, तो यहाँ पर एनर्जी डेंसिटी इनटू में यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील वायर इनटू में स्ट्रेन का होल स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 1/2 यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील वायर 2 इंटू 10⁻11, और स्ट्रेन का आपका फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा L/L। यहाँ पर होता है आपका स्ट्रेन का फॉर्मूला डेल्टा L/L। और यहाँ पर इलोंगेशन कितनी हुई, इलोंगेशन हुई L इंटू 10⁻⁻4। और यहाँ पर ओरिजिनल लेंथ इसकी कैपिटल L से L गया, और इसका पे लगा है होल स्क्वायर। तो यहाँ पर से 2 से 2 चला गया, 10⁻11 और ये हो गया आपका 10⁻⁻8 बराबर म्यू U। और ये है आपका U एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी कितना आ गया, 10⁻3, तो बोले तो 1000 जूल पर मीटर क्यूब। ये हो गया आपका एनर्जी डेंसिटी। अब जो है ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, जो आपका हर साल आपको आपके यूनिट टेस्ट, आपके मिड टर्म एग्जाम या आपके फाइनल टर्म एग्जाम में आपको ये वाला क्वेश्चन जरूर मिलता है कि आपको स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में एक आपका कर्व होता है, वो आपको यहाँ पर बनाना होता है। और इनके बारे में जो भी आपके पॉइंट्स हैं, इनके बारे में आपको यहाँ पर बताना होता है कि ये जो आपके A पॉइंट है यहाँ पर क्या हो रहा है, B पॉइंट है यहाँ पर क्या हो रहा है, या C पॉइंट है या D पॉइंट है या E पॉइंट है, यहाँ पर क्या क्या हो रहा है, इसके बारे में आपको डिफाइन करना होता है। ठीक है, तो ये आपका इस प्रकार से कर्व है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है। यहाँ पर जो है ना, ये जो आपका y एक्सिस है ये स्ट्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और स्ट्रेन जो है वो x एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर से ना स्टार्टिंग में क्या होता है, ये जो आपका OA वाला रीजन है, ठीक है, इसमें क्या होता है, जो आपका स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के। ठीक है, और यहाँ पर जो है ना हुक्स लॉ ओबे होता है। हुक्स लॉ क्या होता है, हुक्स लॉ के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब ये लो, ये रहा आपका ये हुक्स लॉ। तो हुक्स लॉ में आपको बोला गया है, हुक्स लॉ स्टेट्स दैट विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस ऑन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। इलास्टिक लिमिट में जो भी आपका स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के। ठीक है, तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, एंड यहाँ पर स्ट्रेस इज इक्वल टू E इंटू स्ट्रेन, और यहाँ पर E जो है वो कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी होता है और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो है ये हुक्स लॉ होता है। इलास्टिक लिमिट में आपका जो स्ट्रेस है किसी भी बॉडी पर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के। यानी कि मान लो आपके पास ना एक रबड़ है और उसको आप ना खींच रहे हो इस प्रकार से। ठीक है, जब उसको खींच रहे हो किसी भी रबड़ को, तो फिर ना वो आपकी इलास्टिक लिमिट में होना चाहिए। ये नहीं है आपकी लिमिट क्रॉस कर जाओ, जब आप लिमिट क्रॉस कर जाओगे उस वाले रबड़ की, तो लिमिट क्रॉस करने के बाद ना वो क्या होता है, वो बाद में उसका फ्रैक्चर पॉइंट आ जाता है और वो ब्रेक हो जाता है आपका जो रबड़ है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको जो है ये ध्यान देना होगा कि विद इन इलास्टिक लिमिट, इसका भी एक नंबर होता है, विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस ऑन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो विद इन इलास्टिक लिमिट का भी जो है आपका यहाँ पर एक नंबर होता है, अगर ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया जाता है
तो एग्जैक्टली यही वाला ग्राफ जो है आपको अपने पेपर में बनाना है। और यहाँ पर इनके पॉइंट के बारे में आपको बताया तो ये जो है बी पॉइंट, ये आपका यील्ड पॉइंट होता है। और यहाँ पर ये जो आपका ये वाला पॉइंट है वो ये वाला रीजन है, ये वाला, ये जो है स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और ये आपका इलास्टिक रीजन होता है, ठीक है। और यहाँ पर से जो है ना, ये नीचे से लेकर बी पॉइंट तक जब इसको हम ज्वाइन करेंगे तो फिर ये जो है परमानेंट सेट माना जाता है। यानी कि इसके बाद जो है बी के बाद आपका सी पॉइंट आता है, और इसके बाद डी, और इसके बाद ई पॉइंट जो है फ्रैक्चर पॉइंट के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद ये वाला ग्राफ एक बार आप ड्रॉ कर लेना अपने आप से। अब यहाँ पर ये जो आपका ओबी वाला रीजन है, यहाँ पर जो है आपका हुक्स लॉ ओबे नहीं हो रहा, और यहाँ पर जो आपका स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है स्ट्रेन के। और यहाँ पर व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव देन द बॉडी रिगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन। एंड यहाँ पर पॉइंट बी जो है इलास्टिक लिमिट और यील्ड पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। पॉइंट सी पे आपका जो है परमानेंट सेट आ जाता है, और इसके बाद जो है आपकी बॉडी अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन अटेन नहीं कर पाती। और यहाँ पर पॉइंट डी की बात करें तो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ के नाम से भी इसको जाना जाता है। और पॉइंट ई, ये है आपका ब्रेकिंग पॉइंट और फ्रैक्चर पॉइंट। इसके बाद जो है आपका ब्रेकिंग पॉइंट आ जाता है पॉइंट ई पर। जब कभी भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा खींचोगे ना तो उसका फ्रैक्चर पॉइंट और ब्रेकिंग पॉइंट आ जाता है। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा सिंपल बातें हैं, इस वजह से मैं यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा हूँ। और यहाँ पर जो है आपका ब्रिटल आता है, आपका ब्रिटल ऑब्जेक्ट जिसके अंदर आपका रबर और ओर्टा आता है। और यहाँ पर ये आपका स्ट्रेस और स्ट्रेन का कर्व है। और यहाँ पर ना ये जो आपका ब्रिटल ऑब्जेक्ट के लिए ना जो आपका यहाँ पर फ्रैक्चर पॉइंट होता है बहुत ही ज़्यादा पास होता है। आपने देखा होगा यहाँ पर जो है हमने पिछले कर्व में बात की थी किसी वायर की, किसी मेटल की, ठीक है। तो यहाँ पर आपने कर्व देखा होगा जो आपका फ्रैक्चर पॉइंट है कितने देर बाद आया था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो आपका फ्रैक्चर पॉइंट है कितनी जल्दी आ गया। सबसे पहले पॉइंट ए आया, इसके बाद ही पॉइंट ई आ गया, और इसके बाद जो है आपका ये जो आपका ब्रेकिंग पॉइंट है किसी भी इलास्टोमर्स का, तो इलास्टोमर में रबर और ओर्टा आता है। तो ये हो गया आपका ब्रिटल ऑब्जेक्ट के लिए। तो ये दोनों कर्व आपको आने चाहिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो ये दोनों कर्व आपको मैंने समझा दिए हैं। इन सभी के जो आपके पॉइंट्स थे ये भी मैंने आपको बता दिए हैं। तो उम्मीद है सारे के सारे बच्चों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। एक बार दोबारा से इस वाले वीडियो को कंटिन्यू कर लेना, और जो भी चीज़ें समझ नहीं आई एक बार बैक जाके दोबारा से समझ लेना, ठीक है। तो बाकी स्टूडेंट में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं एक स्टूडेंट के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।